नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करें या नहीं, एनएससी के शेयर्स ले या नहीं, एनएसडीएल के शेयर्स ले या नहीं, ऐसी क्वेरीज हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर देख रहे हैं। तो ऐसे में एक बहुत अपॉर्चुन टाइम है कि हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डाइसेक्ट करें कि अनलिस्टेड शेयर्स बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। ये सारी चीज़ों का हम एक क्विक ओवरव्यू लेंगे। एक छोटा सा वीडियो हम यहाँ पे आपके सामने ला रहे हैं। तो क्यों है ये अपॉर्चुन टाइम, क्या ऐसा हो रहा है अनलिस्टेड मार्केट्स में जिस वजह से इतना इंटरेस्ट जाग गया है और एक फोमो जैसा हो गया है रिटेल इन्वेस्टर्स को कि अरे भाई एनएससी के शेयर्स लेने चाहिए, एनएसडीएल के शेयर्स लेने चाहिए, ये आईपीओ जब करेंगे तब बहुत गेन होंगे। ये है एनएससी की स्टॉक प्राइस इन द लास्ट 2 ईयर्स। अब ये एक वेल्थ विजडम करके एक वेबसाइट है जहां से लिए, क्योंकि ये डेली ट्रेड होते नहीं है और हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्राइस पर ये ट्रेड होगा, क्योंकि एक सेंट्रल रिपोजिटरी नहीं है बिकॉज कंपनी इज नॉट लिस्टेड। तो ये एक वोलेटाइल प्राइसेस आपको यहाँ पर दिखेंगे। ये प्राइस ग्राफ जो है, इस पर मेन टेक अवे ये है कि 2 साल पहले जब एनएससी के अनलिस्टेड मार्केट्स में प्राइस एडजस्टेड बेसिस पर 750 रुपए से कम थे, एडजस्टेड बिकॉज कंपनी ने रिसेंटली स्प्लिट एंड बोनस भी दिया था, तो 750 से नीचे जो प्राइसेस था एडजस्टेड प्राइस, वो अब 2300 हो गया है। कुछ ही दिनों में ये प्राइस 1500 रुपए के आसपास से 2300 2400 तक पहुंच गया है, राइट। एनएसडीएल के केस में भी ऐसा हुआ है कि पिछले 2 साल में ही इनका प्राइस 700 रुपए से ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपए तक इस स्टॉक का प्राइस पहुंच गया है। एनएसडीएल जो एक और डिपॉजिटरी है, सीडीएसएल इज ऑलरेडी लिस्टेड। एनएसडीएल कुछ ही दिनों में लिस्ट होने वाला है एज पर अ न्यूज रिपोर्ट यस्टरडे। एंड एक ओवरऑल अगर हम देखें तो आईपीओ सीजन हैज अगेन स्टार्टेड। तो इससे ये दिख रहा है कि मे बी 2-3 महीनों में बहुत सारे आईपीओ आएंगे, बहुत सारे कंपनी जो अनलिस्टेड थी वो लिस्ट होने लगेंगी। यही एक मेन रीजन है कि अनलिस्टेड मार्केट्स और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को। एंड बहुत सारी इंक्वायरीज इस वजह से आती है कि एनएससी के शेयर्स कैसे बाय करें, बाय करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आईपीओ में गेन होगा या नहीं होगा। तो क्या ऐसा होता है कि अनलिस्टेड शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना अट्रैक्ट करते हैं, या फिर व्हाई इज देयर सो मच इंटरेस्ट इन अनलिस्टेड मार्केट्स इन द रिसेंट टाइम्स। तो कोई भी असेट क्लास में इंटरेस्ट बढ़ने का नंबर 1 रीजन तो ये होता है कि उस असेट क्लास ने पास्ट में अच्छा किया होता है, रिसेंट पास्ट में, नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग पास्ट बट रिसेंट पास्ट में वो असेट क्लास ने अच्छा परफॉर्म किया होता है। एंड वही हम देख रहे हैं ओवरऑल अनलिस्टेड मार्केट्स में। प्राइमेक्स 40 नाम का एक इंडेक्स है विच इज बाय ब्रोकिंग कंपनी कॉल्ड वेल्थ विजडम। तो वो एक इंडेक्स बनाया है उन्होंने अनलिस्टेड कंपनीज का, जो 40 अनलिस्टेड कंपनीज है उनका एक इंडेक्स होता है। तो उस इंडेक्स के हिसाब से पिछले 3-4 महीने में इंडेक्स हैज जम्प्ड अप अ लॉट, राइट। तो ये एक मेन रीजन हो गया है कि बिकॉज अनलिस्टेड मार्केट में सारे रिटेल इन्वेस्टर्स सुन रहे हैं कि इसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसके प्राइसेस एनएसडीएल बढ़ रहा है, एनएससी बढ़ रहा है, तो एक फोमो सा वहां पर हो गया है। तो कुछ हम रीजंस की बात करते हैं कि क्यों अनलिस्टेड शेयर्स में ओवरऑल इन्वेस्टर्स ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है कि डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है। यूजुअली आपका लिस्टेड पोर्टफोलियो होता है, अनलिस्टेड पोर्टफोलियो अगर, अगेन यहाँ पर पोर्टफोलियो वर्ड में यूज कर रहा हूँ, नॉट जस्ट अ सिंगल कंपनी। अगर आपके पास अनलिस्टेड पोर्टफोलियो होगा देन इट मेक्स सेंस, बिकॉज आप तब मल्टीपल कंपनीज में बैठ ले रहे हो, आपका कोई एक सिंगल कंपनी के सक्सेस पर डिपेंडेंस नहीं है आपके पोर्टफोलियो को बेटर परफॉर्म करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि पोटेंशियल अंडर वैल्यूएशन बहुत इन्वेस्टर्स को लगता है कि अनलिस्टेड मार्केट्स में बिकॉज प्राइस डिस्कवरी डेली बेसिस पर नहीं होती, तो यहां पर अंडर वैल्यूएशन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ये सारे ही पॉइंट्स एक परसेप्शन है, दीज आर नॉट फैक्ट्स। ये एक परसेप्शन है कि क्यों, बिकॉज हम उस साइकोलॉजी के पीछे जाना चाहते हैं कि व्हाई पीपल लाइक अनलिस्टेड मार्केट्स, राइट। हाई ग्रोथ पोटेंशियल माना जाता है। अब कुछ कंपनीज जो अनलिस्टेड मार्केट्स में है वहां पर डेफिनेटली हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। एनएससी फॉर दैट मैटर, एनएससी के अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे, रिसेंटली उनके FY25 के नंबर्स आए थे, जिसका हमने एक कंपैरिजन भी किया था। एनएससी वर्सेस बीएससी का एक कंपैरिजन 1 महीने पहले हमने अपलोड किया था, उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप जानना चाहते हैं फंडामेंटली कि एनएससी बीएससी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हाई ग्रोथ पोटेंशियल कुछ कंपनीज में अनलिस्टेड मार्केट्स में दिख सकता है। एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट पोटेंशियल हो सकता है अपॉन लिस्टिंग। तो ये एक मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि लिस्टिंग से जो मिलने वाला एक मेजर विंडफॉल प्रॉफिट है वो एक मेजर अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स पिछले कुछ सालों में अगर आपने देखा होगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन रहा है बहुत सारे आईपीओस को इन रिसेंट ईयर्स। तो उससे इन्वेस्टर्स का एक सेंटिमेंट ऐसा हो गया है कि किसी तरह से अगर हम आईपीओ से पहले ही शेयर्स को अक्वायर कर ले अनलिस्टेड मार्केट्स में, तो आईपीओ के सारे गेन्स तो हमको मिल जाएंगे, राइट। तो ये कुछ रीजंस रहे हैं। यहां पर मैं ये नहीं बताना चाहता कि ये रीजन सही है या नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ बिल्डअप कि क्यों
अनलिस्टेड शेयर्स इतना अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को। अब बात करते हैं वीडियो के मेन पार्ट की, विच इज द रिस्क ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स में आप दोस्तों को देखकर या फिर किसी और को देखकर इंटरेस्ट तो ले लेते हैं, अरे एनएससी के शेयर्स बढ़ जाएंगे अभी ले लेते हैं, बट बहुत बार इन्वेस्टर्स को इसके रिस्क्स पता ही नहीं होते। तो हम इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रिस्क जो अनलिस्टेड मार्केट्स में परमानेंटली हमेशा होता ही है वो है हाईली इलिक्विड। तो ये जो मार्केट्स है यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम होती है, कोई एक्टिव पब्लिक मार्केट नहीं है। अब जब चाहो तब बेच या फिर खरीद नहीं सकते हो, आपको एक बायर ढूंढना है। इसके प्लेटफॉर्म्स आजकल आ गए, उससे रिलेटेड एक रिस्क की भी बात हम करेंगे, बट कोई एक्टिव पब्लिक मार्केट नहीं है, राइट। तो ये कुछ नीश ब्रोकर्स और नेटवर्क्स पर डिपेंड करता है, एंड इसके लिए कई बार इन्वेस्टर्स को हफ्तों महीनों तक वेट करना पड़ सकता है कोई शेयर बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। दूसरा रिस्क यहाँ पर यह है कि बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है, उसी वजह से प्राइसिंग ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है, कोई भी चीज अगर डेली बेसिस पर ट्रेड हो रही हो या फिर जहां पर एक्टिव वॉल्यूम्स काफी अच्छे हो, तब उसकी प्राइस डिस्कवरी काफी इजी है, बिकॉज बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, एक एक्टिव मार्केट है। पर कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है और कोई लाइव कोड्स नहीं है, इस वजह से प्राइसिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। किसी भी पॉइंट पर किसी बायर या सेलर को शायद ये एक्टिवली पता ना हो कि किस तरह के वॉल्यूम्स मार्केट में है, बायर ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है, ये प्राइस सही है या नहीं, ये प्राइस मार्केट डिस्कवर्ड है या नहीं। तो अनलिस्टेड फर्म्स को एक तो उनको ऑब्लिगेशन भी नहीं होता कि जो भी उनके फाइनेंशियल नंबर्स है या फिर कोई नई अपडेट आ गई होगी कंपनी में वो कहीं डिस्क्लोज करनी है। लिस्टेड कंपनीज को कोई भी कंपनी में चेंज आ गया, सीईओ ने रिजाइन कर दिया, सीएफओ ने रिजाइन कर दिया, आपको विद इन 24 आवर्स ये चीज़ एक्सचेंज पर डालनी होती है। यहाँ पर कोई मैंडेट नहीं है, आपके पास हो सकता है कि इन्वेस्टर्स को इनफ इंफॉर्मेशन हो ही ना कंपनी के बारे में, राइट। ये दूसरी मेजर रिस्क है। तीसरी मेजर रिस्क ऑफ कोर्स ये है कि डिस्क्लोजर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। अनलिस्टेड कंपनीज को सेबी के क्वार्टरली डिस्क्लोजर नॉर्म्स नहीं पालने होते, राइट। तो इन्वेस्टर्स को रिलाय करना होता है एनुअल फाइलिंग्स पर, जो कभी कभी बहुत डिलेड होती है। अब एनएससी के केस में खैर बहुत जल्दी उनका डेटा आ गया है FY25 के लिए, हो सकता है कंपनी आईपीओ के लिए कोशिश कर रही है तो दे आर डूइंग इट क्विकली, बट अदरवाइज बाकी अनलिस्टेड कंपनीज में आपको बहुत लेट डेटा मिलेगा ऑफ अ सर्टेन फाइनेंशियल ईयर। न्यूज़ आर्टिकल्स, मैनेजमेंट इंटरव्यूज से आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है, अनऑफिशियल ब्रोकर एस्टिमेट्स होते हैं, सो इन्फॉर्मेशन का जो एफिशिएंसी है वो उतना अच्छा नहीं होता। फोर्थ रिस्क ये है कि रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी भी होती है। सेबी ये सारी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट नहीं करता जहां पर अनलिस्टेड मार्केट्स का ट्रेडिंग जहां पर हो रहा हो, तो इससे कोई लॉ के अंडर ये चीज़ें एनफोर्सेबल नहीं है। तो कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी चीज़, कोई फ्रॉड हो गया या फिर कोई काउंटर पार्टी रिस्क जो सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं दिया, तो यू कैन नॉट गो टू अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो लिस्टेड केस में, लिस्टेड कंपनीज के केस में सेबी है। तो आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है जहां पर आप आपकी कंप्लेंट ले जा सकते हो, बिकॉज ये सेबी या फिर एनएससी, बीएससी किसी के भी ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में नहीं आता। दिसंबर में ही हाल ही में सेबी ने एक वार्निंग दी थी इन्वेस्टर्स को कि कुछ प्लेटफॉर्म्स अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शंस फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो दीज आर नॉट सेबी अप्रूव्ड एंड दीज आर एट योर ओन रिस्क। यहाँ पर आपके पास कोई रिजॉर्ट नहीं है अगर आपके जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो। फिफ्थ रिस्क हियर इज आईपीओ अनसर्टेनिटी, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स में मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स इस होप में लेते हैं कि जब ये कंपनी लिस्ट होगी तब हमें बहुत गेन्स होगा, लेकिन ये कंपनी लिस्ट कब होगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं। अब एनएससी के आईपीओ की बात आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स से ये बात हो रही है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है, तो उस कंपनी के आईपीओ की बात इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 7-8 ईयर्स पहले जब मैंने जस्ट पढ़ना शुरू किया था, उस समय तब से बात हो रही है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की, एंड अब तक टिल डेट द कंपनी इज नॉट लिस्टेड, राइट। एनएससी के आईपीओ की बात भी बहुत टाइम से चल रही है। तो कई बार आईपीओस डिले हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, मार्केट कंडीशंस, सेबी क्लियरेंस, प्रोमोटर डिसीजंस चेंज हो सकते हैं, तो ये सारा रिस्क भी एक मेजर रिस्क हो सकता है हमेशा। एक और रिस्क ये है कि एंट्री का थ्रेशोल्ड जो है ना वो बहुत हाई है। अनलिस्टेड शेयर्स में आप एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी जनरली नहीं परचेस कर सकते, आपको एक लॉट परचेस करना पड़ता है। और होता यह है कि लॉट परचेस करने के लिए आपको ओवरऑल जो अपफ्रंट कैपिटल लगने वाला है वो इनिशियल कैपिटल काफी मेजर हो सकता है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा ना हो और डाइवर्सिफाइड ना हो तो आपका एक ही अनलिस्टेड कंपनी में बहुत बड़ा कंसंट्रेशन हो जाएगा, जिससे आपका पूरा पोर्टफोलियो रिस्क में हो सकता है। सो हम इन्वेस्टिंग करने के समय डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारा डिपेंडेंस किसी एक कंपनी पर या किसी एक शेयर के सक्सेस पर डिपेंड ना हो एंड हम प्रोटेक्टेड रहे अगर कोई एक कंपनी या फिर 2 कंपनी अच्छा नहीं करती है। तो अगर आपका मेजर पोर्टफोलियो का
पोर्शन किसी अनलिस्टेड शेयर में लॉक इन हो गया, तो इमेजिन आप कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हो उस स्टेज पर बाय एलोकेटिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ योर नेटवर्थ टू जस्ट वन स्टॉक। तो वो एक रिस्क मेजर रहती है अनलिस्टेड मार्केट्स में। और एक और चीज, लास्ट रिस्क जो यहां पर हम कवर कर रहे हैं वो है मैंडेटरी पोस्ट आईपीओ लॉक इन पीरियड। सो सेबी का यह मैंडेट है कि शेयर्स जब अनलिस्टेड फेज में बाय किए जाते हैं तो उन शेयर्स को जिन्होंने भी बाय किया है बिफोर द आईपीओ उनको 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड होता है जहां पर आप वो शेयर्स बेच नहीं सकते हो। तो इससे होता यह है कि अगर आईपीओ के बाद शेयर्स गिरने लगे, स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग फॉर दैट शेयर, तो यू कैनॉट सेल। एंड कोई भी आईपीओ में गेन अगर हो गया शेयर को बिकॉज लिस्टिंग बहुत अच्छा था कंपनी का, तो आप तुरंत एग्जिट नहीं ले सकते हो इसमें। इसका एक सिंपल एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजीज के केस में हुआ था। टाटा टेक्नोलॉजीज का जिनका आईपीओ 1-1.5 साल पहले आया था, तो आईपीओ से पहले स्टॉक अनलिस्टेड मार्केट्स में 860 रुपीज पर शेयर पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद आईपीओ की प्राइसिंग कंपनी ने 500 रुपीज पर शेयर में की। तो मैनेजमेंट ऑलरेडी शायद ये इंडिकेशन दे रहा था कि अनलिस्टेड मार्केट्स में जो प्राइस है स्टॉक की, उससे कंपनी की वैल्यू कम होनी चाहिए। लेकिन लिस्टिंग हुआ, कंपनी गॉट लिस्टेड एट ऑलमोस्ट 1300-1400 रुपीज पर शेयर। मार्केट थॉट कि इसका वर्थ उतना है, बट जिन्होंने आईपीओ से पहले परचेस किया था दे कुड नॉट सेल क्योंकि 6 मंथ्स का लॉक इन पीरियड था। लिस्टिंग के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक प्राइस गिरने लगे एंड 6 मंथ्स के बाद द स्टॉक प्राइस वाज डाउन टू 1000 रुपीज पर शेयर। तो जिन्होंने 800 में अनलिस्टेड मार्केट्स में लिया, दे हैड टू सेटल फॉर वेरी मीगर गेन्स इन केस ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स पास्ट में भी हुए हैं। ये बताने का रीजन ये है कि हमें इन चीजों को भी ध्यान रखना है जब आप किसी अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो। पेटीएम के केस में these shares were trading at rupees 3,400 in September 2021 per share. This is before the IPO, right? उसके बाद आईपीओ लॉन्च हुआ एट अराउंड 2000। तो ऑलरेडी मैनेजमेंट ने जिस प्राइस पर आईपीओ लाया उसी में बहुत बड़ा लॉस प्री आईपीओ शेयर होल्डर्स को हो रहा था। उसके बाद स्टॉक लिस्टिंग डे को ही 27% गिर गया एंड इट वेंट डाउन टू एज लो एज रुपीज 350 रुपीज पर शेयर का एक टाइम पर पेटीएम का स्टॉक प्राइस था। जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट्स में पीक पर लिए दे वर सिटिंग ऑन 90% लॉस इन केस ऑफ पेटीएम। फार्म इजी एक और ऐसा एग्जांपल है, राइट? डीआरएचपी कंपनी ने 2021 नवंबर 2021 में फाइल कर दिया था। तब उन्होंने सोचा था कि आईपीओ की साइज 6000 करोड़ की होगी एंड उस समय कंपनी का मार्केट कैप जिस पर वो आईपीओ लाना चाहते थे दैट वाज अराउंड 50,000 करोड़। ये बहुत यूफोरिया वाला फेज था मार्केट में, इसलिए वो आईपीओ ला रहे थे। उसके बाद टेक वैल्यूएशंस गिरने लगे, तो कंपनी ने आफ्टर द मैसिव करेक्शन इन 2022 कंपनी ने अपना डीआरएचपी जो है वो विड्रॉ कर लिया। उन्होंने आईपीओ का जो डॉक्यूमेंट था वो विड्रॉ कर लिया। उसके बाद अनलिस्टेड मार्केट्स में फार्मेसी के शेयर्स 60-70% से गिरे एंड पिछले साल 2024 में जब कंपनी ने एक राउंड रेस किया इन प्राइवेट मार्केट्स, तब उन्होंने जिस वैल्यूएशन पर पैसे रेस किए दैट इज 90% बिलो द प्राइस जो एक पीक यूफोरिया में फार्मेसी की होती थी। ऑफ कोर्स फार्मेसी इज स्टिल नॉट लिस्टेड एंड मे बी दे आर वेटिंग फॉर अ टाइम जहां पर वो आईपीओ ऐसे प्राइस कर सके जहां पर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सके टू गेट अ बेटर मार्केट कैप इन द लिस्टेड स्पेस। तो यही था हमारा वीडियो जहां पर मैं कुछ रिस्क्स पर ज्यादा रोशनी डालना चाहता था रिलेटेड टू अनलिस्टेड मार्केट्स, क्योंकि बहुत लोगों को जो फोमो होता है उसमें दे गेट सक्ड इनटू इट एंड उनको रिस्क्स पता नहीं होते। तो रिस्क के बारे में भी पता होना बहुत नेसेसरी है। ऐसा नहीं है कि अनलिस्टेड शेयर्स में आप पैसे डालोगे तो गेन्स नहीं होंगे, ऑफकोर्स हो सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क्स इस अनलिस्टेड स्पेस में आने से होती है। तो यही था हमारा एफर्ट इस वीडियो के थ्रू जो आपके सामने लाने का अबाउट द अनलिस्टेड स्पेस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।